हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर रिवीजन सीरीज का पार्ट 4, जिसमें हम समझेंगे कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, जर्नल एंट्रीज क्या है। सभी कुछ समझना चाहते हो तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना नाम और क्लास। सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस विजिबल हो जाएंगे। और अगर आप कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और शॉर्ट सेक्शन को क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज के सॉल्यूशन मिलेंगे शॉर्ट्स के फॉर्म में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब बारी आती है कि अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है। रिवैल्यूएशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी चीज को हमें दोबारा से वैल्यू लगानी है, उसको रीअसेस करना है, फाइंड करना है कि जो चीज आज की डेट में मेरे पास है उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब आज की डेट में जो भी एसेट एंड लायबिलिटी है उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। एसेट को बेचेंगे तो क्या मिलेगा, और लायबिलिटीज को पे करेंगे तो कितना पे करना होगा, ये आपको फाइंड करना है। अब ये फाइंड क्यों करना है? चेंज इन पीएसआर के टाइम पर आप क्या कहते हो, मेरी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। हम एक तरह से ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस को हम वाइंड अप कर रहे हैं। वाइंड अप कर नहीं रहे हैं, आप ये मान के चलते हो कि वो पहले वाला बिजनेस हम वाइंड अप कर रहे हैं, आगे दोबारा से बिजनेस सेटअप करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम क्या करेंगे? वाइंड अप कर रहे हैं तो एसेट को बेचेंगे, लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। उन एसेट्स को जो आपने बैलेंस शीट में शो की हुई है एक डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट से बुक वैल्यू पर, उनको अगर आप बेचते हो मार्केट के अकॉर्डिंग, तो किसी एसेट पर आपको ज्यादा पैसा मिलेगा और किसी एसेट पर आपको कम पैसा मिलेगा। ज्यादा मिलना मतलब फायदा और कम मिलना मतलब नुकसान। यही होता है ना, जो चीज आपने जितने में खरीदी है उससे कम पैसा मिलेगा तो आपको नुकसान होगा, और अगर उससे ज्यादा मिलता है तो हमें फायदा होता है। हम ऐसे ही एसेस करते हैं ना किसी भी चीज पर, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। इसी तरह से कोई लाइबिलिटी है जो आपने रिकॉर्ड की है बुक्स में, उससे ज्यादा पे करनी होगी तो नुकसान है, और अगर कम पे करनी हो तो वो फायदा है। यही है। तो हमें ये सोचना है कि आज की डेट में अगर मुझे ये एसेट बेचने पर कितना पैसा मिलेगा, वो कम है या ज्यादा है, उसमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। कैसे रिकॉर्ड करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा इन सभी चीजों के लिए। इन एसेट्स और लायबिलिटीज को वाइंड अप करते हुए जो आपको सेटल करना है, तो इन पर आपको कितना फायदा या नुकसान हो रहा है, उसके लिए आपको एक अलग से अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे गुडविल की वैल्यूएशन जरूरी है, रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को बांटना जरूरी है, उसी तरह से एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट भी करना बहुत जरूरी है। क्यों करना है वो भी मैं बताऊंगी, पहले इसको समझ लो इसमें लिखना क्या क्या है। मान लेते हैं कोई एसेट है और आज की डेट में आपने उसे अपनी बैलेंस शीट में 4 लाख से दिखाया, 4 लाख रुपीज से दिखाया, और आज आप उसको बेचते हो मार्केट में तो उसके आपको 3,50,000 रुपीज मिल रहे हैं। 4 लाख की चीज, 4 लाख की चीज जो आपने खरीदी थी, उसको 3.5 लाख रुपए में बेचोगे तो आपका नुकसान होगा। नुकसान होगा तो आपको क्या होगा? दुख होगा। दुख होगा तो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड आपका वो है जहां पर हम खर्चे नुकसान सब लिखते हैं, और क्रेडिट साइड वो साइड है जहां पर हम अपने फायदे और प्रॉफिट लिखते हैं। राइट? तो यहां आप डेबिट साइड पे लिखोगे अगर एसेट को बेचते हुए आपको नुकसान हो रहा है, उसकी वैल्यू आपको पता चलती है डिक्रीज हो गई मार्केट में, तो ये आपके लिए नुकसान है। एक्चुअल में हम किसी भी एसेट को नहीं बेच रहे, ना ही किसी लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं। हमें बस ऐसा सोचना है कि अगर ऐसा करेंगे तो किस एसेट पर हमें नुकसान होने वाला है और किस पर फायदा। इसी तरह से कोई लाइबिलिटी है, अगर आपको उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ जाती है, जो आपने रिकॉर्ड की उससे ज्यादा पेमेंट करोगे, तो वो आपके लिए क्या है? नुकसान। मान लेते हैं कोई क्रेडिटर है, 10,000 का आपने रिकॉर्ड किया, और वो क्रेडिटर कहता है नहीं, मेरी बुक्स में तो आपको 12,000 रुपए देने हैं, 12,000 रुपीज पे करने हैं,
तो वो लाइबिलिटी आपकी 12,000 में अगर सेटल हो रही है तो इसका मतलब 2,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना है। 2,000 एक्स्ट्रा पे करना आपके लिए लाइबिलिटी इंक्रीज होना, एक्स्ट्रा पेमेंट दुख है, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे। इसी तरह से सडनली आपको वाइंड अप कर रहे हो, आप सभी चीजें संभाल रहे हो, तो सडनली पता चलता है कि ये बिल जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, एक ऐसा बिल मिला जो आपने पेमेंट नहीं की और आपको याद आता है ओह इसकी तो पेमेंट करनी रह गई, इसको तो अब पे करना होगा। पे करना होगा तो कितना पे करना होगा? वो जो सडन एक लाइबिलिटी आ गई जो आपने रिकॉर्ड नहीं की हुई, जो आप भूल गए थे, वो आपके लिए खर्चा है, नुकसान है, दुख है, तो डेबिट साइड पे लिखोगे। डेबिट साइड का अब हमने समझ लिया क्या क्या आएगा। इसी तरह से क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? डेफिनेटली अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, एसेट को बेचने जा रहे हो और उससे आपको पैसा ज्यादा मिलेगा तो आपको खुशी होगी। 4 लाख की एसेट है, अगर आप उसको सेल करने जा रहे हो और उसके आपको 4,50,000 रुपीज मिलते हैं, 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलना वो आपके लिए फायदा है, फायदा है, खुशी है, जिसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसी तरह से कोई लाइबिलिटी जो आपने रिकॉर्ड की हुई है बुक्स में, उससे कम पेमेंट करनी पड़ जाए, आपने उसको चेक किया कि कोई क्रेडिटर 10,000 का जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ आपने उसके साथ अकाउंट को मैच किया, तो आपको पता चलता है कि 8,000 रुपीज ही पे करने हैं, 8,000 रुपए ही पे करने हैं, 2,000 रुपए कम पे करने हैं, हमने तो 2,000 एक्स्ट्रा अननेसेसरीली दिखाए थे। तो जब आपको पता चलता है ओह पेमेंट तो कम करनी है, तो जब लाइबिलिटी कम हो रही है तो वो आपके लिए खुशी है, फायदा है कि 2,000 रुपए मेरे बच गए। इसी तरह से आपको कोई सडनली एक ऐसी एसेट मिल जाती है जिसे आपने बुक्स में लिखा ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपकी बैलेंस शीट में वो शो ही नहीं हो रही, तो वो एसेट अगर आपको मिलती है और आप उसे बेचते हो तो आपको फायदा होगा ना, पैसा मिलेगा। तो वो जो फायदा हो रहा है वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। अब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा क्रेडिट साइड से तो लॉस होगा, और क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। क्रेडिट साइड इनकम वाली साइड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो, जो पहले इन पार्टनर्स की रेशो थी उसी रेशो में हम इस प्रॉफिट को बांटेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फायदा है तो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट होंगे। अगर लॉस ज्यादा है, अगर आपका यहां पर नुकसान खर्चे ज्यादा हैं इनकम से, तो लॉस है तो लॉस को पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड रेशो में, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, किस तरह से आपको ट्रीट करना है, ये सब कुछ समझ में आ गया। ये हमें करना क्यों है? अब देखो, अगर इन्हीं एसेट्स और लाइबिलिटीज को आज की डेट में वाइंड अप किया जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटा जाएगा। अगर इन एसेट को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, लाइबिलिटीज को पे करने पर आपको नुकसान हो रहा है, अगर माना जाए इसी प्रॉफिट को आज की डेट में बांटा जाए तो ओल्ड रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में बांटोगे ना, और अगर आज ना बांट के कल बांटोगे नई रेशियो में तो वो कुछ और रेशियो होगी। एक तरह से हम ये मान के चलते हैं इन्हीं एसेट्स और लाइबिलिटीज को खरीदने पर हमें एक्स्ट्रा खर्चा, नुकसान कितना हो रहा है या फायदा कितना हो रहा है, तो उसको हम बांटते हैं पार्टनर्स में। आज की डेट में अगर इन्हीं एसेट्स को हमें खरीदना पड़ेगा तो हमने कितना पैसा बचा लिया, कितनी लाइबिलिटीज पर एक्स्ट्रा जो पेमेंट करनी थी वो हमें बच गई, वो सब कुछ हम यहाँ पर इवेल्युएशन में लिखते हैं। और यहाँ ये मान के चलते हैं कि ये जो प्रॉफिट होना है इस बिजनेस को वाइंड अप करते हुए ये ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, तो पार्टनर्स के अकाउंट में कितना कितना पैसा क्रेडिट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों करना है, कि ये एसेट्स और लाइबिलिटीज हम मान के चलते हैं ये पुराने बिजनेस की है, अगर हम इनको बेच दें नई फर्म को, अगर हम जो आगे नई फर्म बनाने वाले हैं अगर हम उसको वहां पर लेके जाएं नई वैल्यूज के साथ, तो हमें कितना फायदा और नुकसान होगा, वो फायदा नुकसान पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज आपने यहां पर इवेल्युएट की वो नई वैल्यू के साथ, मार्केट वैल्यू के साथ आप आगे नई बैलेंस शीट में शो करोगे।
आई होप समझ में इसी के साथ एक छोटा सा पॉइंट और कनेक्टेड है। अब आप किसी भी चीज को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, वाइंड अप कर रहे हो, ये मान के चल रहे हो किसी भी चीज की वैल्यूएशन लगा रहे हो, तो आप ऐसे ही तो अपने आप से कोई एजम्पशन फिगर नहीं लिख सकते ना। आपको उसके लिए किसी की हेल्प लेनी होगी, किसी को हायर करना होगा, और हायर करोगे तो उसको उसकी सर्विसेज के पेमेंट भी करनी होगी। तो ये सडनली एक ही घंटे में सेटल होने वाला काम नहीं है, आपको उस पर वर्किंग करनी होगी। तो वर्किंग करने के लिए जो खर्चा है वो हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो फर्म किसी भी एक पार्टनर को इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है कि ये पार्टनर सारा ये काम संभालेगा, जिसके लिए उसको पेमेंट दी जाएगी उसकी सर्विसेज के लिए, क्योंकि ये हटके काम है, तो उसके लिए उसको सर्विसेज की पेमेंट मिलेगी। यहाँ पर पेड लिखा है। पेड का मतलब ये नहीं है कि हमने पेमेंट कर दी है, पार्टनर को कैश या बैंक से पेमेंट कर दी है, नहीं। इसका मतलब है इतना पैसा इस पार्टनर को मिलेगा ये सर्विसेज देने पर। तो खर्चा है, हम कह रहे हैं ना एक्सपेंस है। खर्चा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और पार्टनर को ये पैसा मिलना है तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट। ये समझ में आ गया। इसी तरह से अगर फर्म पार्टनर को ना दे के ये काम बाहर किसी को हायर करती है, किसी की सर्विसेज लेती है और डायरेक्टली उसको पेमेंट करनी करती है, तो क्या होगा, खर्चा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट ही होगा, लेकिन अब पार्टनर नहीं, बैंक या कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि फर्म डायरेक्टली उसको पेमेंट कर रही है। तो ये भी कई बार पॉइंट आ जाता है चेंज इन पीएसआर के केस में, कि हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर इतना खर्चा हुआ जिसकी पेमेंट हमें करनी है, या इस पार्टनर को हमने ये काम दिया जो वो सेटल कर रहा है। तो ये चीज जब आपको लिखी हुई मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है, सिंपली समझना है कि ये खर्चा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर एक अलग से खर्चा आ गया, तो उसको खर्चे को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। पार्टनर को अगर ये करना है आपको पेमेंट उसकी सर्विसेज के लिए, तो उसका कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, और फर्म डायरेक्टली कर रही है तो यह कैश और बैंक से आप इसकी पेमेंट दिखाओगे। राइट, कैश या बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा। अब इसे एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। ये आपकी लाइबिलिटीज है, ये एसेट्स है। तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 थी, जो कि ये चेंज करना चाहते हैं 4:3:3 में। एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी है कि आज की डेट में इनकी मार्केट में क्या वैल्यू है। अगर इनको वाइंड अप किया जाए तो इनकी वैल्यू क्या है, कैसे करोगे। आपको यहाँ पर सब जगह जहां जहां इंपैक्ट आना है, सब जगह पर आपको समझना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म की जो बैलेंस शीट बनेगी, सब कुछ बना के देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको लिख के दिया है यहाँ पर, प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। एप्रिशिएटेड का मतलब इंक्रीज इन वैल्यू, डेप्रिशिएट का मतलब डिक्रीज इन वैल्यू, तो एप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज इन वैल्यू। वैल्यू आपकी प्रीमिसेस की बढ़ गई है, कितनी, 10% से। बाय 10% मतलब जो आपने यहाँ पर बुक्स में दिखाई है 3 लाख की, वो 10% से एक्स्ट्रा है। मार्केट में अगर आप बेचने जाते हो तो आपको इसका 10% एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इसको बेचने पर आपको इसका कितना मिलने वाला है, इसका मतलब 3,30,000, क्योंकि 3 लाख का 10% आपका 30,000 होता है। तो इसका मतलब आपको इसको बेचने पर 3,30,000 मिलने वाले हैं। तो क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं 3,30,000 लिखूंगी, नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको सिर्फ डिफरेंस लिखना है। ये एसेट आपने 3 लाख से दिखाई हुई है, और जितनी वैल्यू से ये बढ़ रही है 10%, अगर इंक्रीज है तो 10% इंक्रीज ही आपको दिखाना है। मतलब 30,000 रुपीज आपको दिखाने हैं कि मुझे 30,000 रुपीज का इसको बेच करके फायदा होने वाला है। आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या है, 3,30,000, जो कि आपने 3 लाख दिखाई हुई है। तो डिफरेंस क्या हुआ, 30,000। राइट। इसी तरह से स्टॉक का है, स्टॉक बाय ₹10,000। यहां पर एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक बाय 10,000 का मतलब क्या है, कि स्टॉक 10,000 से इंक्रीज हो गया,
बाय ₹10,000, मतलब 10,000 से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। जब कंटिन्यूटी में लिखा हुआ है ना, एप्रिशिएटेड बाय 10%, प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक बाय 10,000, तो ये प्रीमिसेस के बारे में भी इंक्रीज इन वैल्यू है और स्टॉक के बारे में भी इंक्रीज इन वैल्यू है। ठीक है, तो 10,000 से स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एसेट की एसेट की वैल्यू इंक्रीज होना आपके लिए फायदा है। फायदा है ना। इसका मतलब क्या है कि हम अगर स्टॉक को आज बेचने जाएंगे तो हमें 1,30,000 रुपीज मिलेंगे। तो 10,000 का डिफरेंस आप लिखोगे यहां पर कि मुझे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ये फायदा है। इसके बाद दिया है आपको, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 4%। इसका क्या मतलब है? जो आपने डेटर्स दिखाए हुए हैं 2,50,000, यहां पर ये मान के चलना चाहते हैं कि 4% डेटर्स अगर आगे रियलाइज किए जाएंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे, तो हो सकता है 4% इसका डूब जाए पैसा। 2,50,000 का 4% अमाउंट डूब जाए तो इसका 4% कितना बनेगा? 10,000, है ना। तो 10,000 इनको लगता है कि हमारा पैसा डूब सकता है, उसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम उससे सेटल कर लेंगे। तो आप कोई खर्चा एक तरह से मान के चलना चाहते हो, अपनी ही एसेट की वैल्यू डिक्रीज करना चाहते हो, तो खर्चा, नुकसान कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे। टू प्रोविजन फॉर डेट्स एट द रेट ऑफ 4%, 10,000। जितना 2,50,000 है, इसका 4% 10,000 से आप ये मान के चल रहे हो कि आपके डेटर्स डिक्रीज हो गए। लेकिन डेटर्स, आप डायरेक्टली डेटर्स को डिक्रीज नहीं करोगे। यहां पर प्रोविजन फॉर डेट्स बनाना है आपको। आपको उसके लिए, उस खर्चे के लिए एक प्रोविजन बनाना है कि ये मेरा खर्चा हो सकता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी रिड्यूस्ड बाय 15,000। अब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अगर 15,000 से घट गई, 15,000 से डिक्रीज हो गई, 2 लाख की जगह अब आपको 15,000 कम पे करने हैं, 1,85,000 पे करने हैं, तो आपके लिए क्या है? खुशी की बात है, फायदा है। तो कहाँ लिखेंगे कि मुझे कितने रुपए कम पे करने हैं? 15,000 कम पे करने हैं। तो जितने का फायदा हो रहा है ना, बस उतनी ही अमाउंट लिखनी है, पूरी पूरी अमाउंट नहीं लिखनी आपको। इसके बाद मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। डेप्रिशिएटेड का मतलब वैल्यू डिक्रीज हो जाना, है ना। तो 5% से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। 1,80,000 का 5% कितना होगा? 9,000। ये कह रहा है कि मशीनरी को अगर आज हम बेचेंगे तो 9,000 रुपए मुझे कम मिलेंगे। वो 9,000 रुपए वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, बेचने पर 9,000 रुपए कम मिलेंगे, तो नुकसान है। नुकसान है तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगी, टू मशीनरी अकाउंट 9,000। नेक्स्ट आपको दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹48,000। ये तो अलग पॉइंट है। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड अब आपने सब कुछ कर लिया। अब चेक करो कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है या डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। कितना ज्यादा है? वो आपका, जितना भी ज्यादा है डिफरेंस, वो आपका प्रॉफिट है। 55,000 माइनस 19,000, 36,000 का आपका प्रॉफिट है, जिसे हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर कहां लिखोगे? प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पे लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। और अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो करेंट अकाउंट आएगा। ये याद रखना। यहां पर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, वाइंड अप हो गया। अब इनका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा? आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा? अब इसको देखो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे। इसके बाद जो आपको प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन का, वो इनके अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे। 3 लाख, 1,50,000, 1 लाख बैलेंस शीट में जो आपके दिए हुए हैं वही बैलेंसेस है। क्रेडिट साइड पे लिखोगे कैपिटल के बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे। रिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट हुआ जो कि आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट होंगे। इसके बाद स्टेप वाइज देखो, आपने जो अभी तक सीखा है उसको अप्लाई भी करना है। अब आपको आपको कहा है कि आप
चेंज इन पीएसआर के टाइम पर हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं ना, तो वो गुडविल की वैल्यू दी है कि हमने वैल्यूएशन लगाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल की 48,000 है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के हिसाब से करनी है। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो आपको दी है, आपको तीनों पार्टनर्स का फाइंड करना है कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है। तो ए ने सेक्रीफाइस किया 3/30, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/30। तो इसका मतलब गेन कौन कर रहा है? अगर ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इसका मतलब सी ने गेन किया। अगर इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया तो डेफिनेटली थर्ड पार्टनर को गेन होगा। इन दोनों ने जो जो प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट अपना सेक्रीफाइस किया, डिक्रीज हो रहा है इस रेशो की वजह से, वो दोनों का प्रॉफिट किसको ट्रांसफर हो रहा है? सी को हो रहा है। इसका मतलब गुडविल जो आज हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, फ्यूचर में जब भी रियलाइज करेंगे तब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इन दोनों का शेयर ऑफ गुडविल सी को मिलने वाला है। तो सी इन दोनों को कंपनसेट करेगा। एक तरह से इन दोनों ने अपना शेयर ऑफ गुडविल बेचा है, इसने खरीदा है, तो ये पेमेंट करेगा। तो पेमेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? जितनी वैल्यू है आपकी गुडविल की, उसमें इस फ्रैक्शन की क्या वैल्यू बनेगी। अगर ए ने 3/30 फ्रैक्शन का सेक्रीफाइस किया, तो उसका वैल्यू 48,000 में क्या है? वो है 4800। मतलब उसने 4800 रुपीज की गुडविल बेची। इसी तरह से बी ने 1/30 पार्ट ऑफ 48,000 अपनी गुडविल बेची 1600 रुपीज में, जिसकी वैल्यू क्या है? 1600 रुपीज। ये हमने अपने आप से वैल्यू नहीं लगाई है, हमने जो गुडविल की वैल्यूएशन की है उसमें इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या बनती है, इतने पार्ट की वैल्यू क्या बनती है, वो आपने निकाली है। ठीक है, मान लेते हैं कोई चीज है जिसका आपको बताते हैं कि 1 kg का प्राइस ये है, और आपसे कहा जाता है कि 10 ग्राम की वैल्यू क्या होगी। तो आप उससे उसी तरह से वैल्यू निकालते ना, कि 1 किलो की वैल्यू ये है तो 10 ग्राम की वैल्यू क्या होगी। तो ये वही चीज है, ये 1 kg की वैल्यू है, ये वो ग्राम की वैल्यू है जो आपको निकालनी है। ये वो ग्राम्स है जिसकी वैल्यू 1600 है। आई होप समझ में आ गया। इसी तरह से अगर सी ने गेन किया है तो उसको कितनी पेमेंट करनी है? उसको गेन हो रहा है 4/30, तो इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू बनती है 6400। अब जो इसको पेमेंट करनी है वो आपकी इन दोनों के टोटल से मैच होनी चाहिए। ये पेमेंट इन दोनों को ही करेगा ना, तो इन दोनों के टोटल से मैच करनी चाहिए। तो सी गेनिंग पार्टनर है, उसको आप डेबिट करोगे, और दो पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। फिर से वही बात, अगर आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो कैपिटल अकाउंट आएंगे, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब इस गुडविल की आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी तो एंट्री पास करनी है। सी के अकाउंट से पैसा लेना है तो हम उसके अकाउंट को तो डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इन दोनों को पेमेंट कर रहा है। सी के अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो तो याद रखना, सी का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखोगे वो किस किस को पेमेंट कर रहा है, ए को भी कर रहा है और बी को भी कर रहा है। तो ये दोनों अकाउंट जो इसके साथ क्रेडिट हुए हैं वो आपको यहां पर लिखने हैं। और ए और बी दोनों के अकाउंट क्रेडिट हुए हैं, तो इन दोनों के अकाउंट पे आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। इन दोनों को पैसा मिल रहा है, किससे मिल रहा है? सी से मिल रहा है, तो ये इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आ रहा है। हमने सीखा था ना, चेंज इन पीएसआर के टाइम पर जितने भी रिजर्व्स हैं हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में। आपको लेकिन ये जरूर चेक कर लेना है क्या क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं लिखा कि पार्टनर्स इसे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते। ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा, कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि पार्टनर्स इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो जब ऐसा नहीं लिखा तो हम क्या करेंगे, इस रिजर्व को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। 60,000, 40,000 और 20,000। ये भी आपको समझ में आ गया। इसी तरह से अब आपको डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल चेक करना है। डेबिट साइड का टोटल कितना आ जाएगा, यहां पर ए का क्रेडिट साइड का टोटल जितना है वो बैलेंसिंग फिगर अब आपको यहां पर लिखनी है 3,82,800
बी का बैलेंस कितना आएगा, 2,03,600, और सी का आज की डेट में बैलेंस कितना बन रहा है, 1,19,600। पुराने हिसाब किताब को सेटल करने पर इन तीनों को अगर पेमेंट की जाए तो वो इतनी पेमेंट करनी होगी। आज की डेट में इनकी कैपिटल इतनी है, फर्म में इतना पैसा इन तीनों ने लगाया। ये समझ में आ गया। अब ये कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आपने देखा क्या इम्पैक्ट आया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने इन तीनों पार्टनर्स में बांटा और इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। इसके बाद अब आपको जो नई फर्म है उसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। तो अब बैलेंस शीट में अब आप कैसे लिखोगे, जैसा कि मैंने कहा कि अब आपको वो जो वैल्यूज आपकी जो एसेट्स की इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज जो भी हुई, वो अब आपको इम्पैक्ट लेकर के लिखना है। प्रीमिसेस जो आपकी 3 लाख की आपने शो की थी वो 10% से इंक्रीज हुई थी, तो 3,30,000 से आप दिखाओगे। मशीनरी 9,000 से डिक्रीज हुई थी, तो कितने की दिखाओगे आप, यहां पर मशीनरी आपकी 1,71,000, राइट। इसी तरह से स्टॉक आपका 1,30,000 का हो गया था। डेटर्स आपको प्रोविजन करना था जिस पर 10,000 का, वो प्रोविजन करके आउटर कॉलम में 2,40,000 दिखाओगे। तो इस तरह से जो जो एसेट का आपका चेंज हुआ वो आपको कवर करना है, और जिसमें नहीं चेंज हुआ वो एज इट इज आपकी आ जाएगी। तो यहां पर तो हमारी सभी एसेट्स में चेंज हुआ, हमने सबको लिख लिया। एंड में बैंक का बैलेंस आपका कितना आएगा, वही आएगा 20,000, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। क्रेडिटर्स आपके 15,000 से डिक्रीज हो गए थे, तो 1,85,000। जनरल रिजर्व अब आपने बांट दिए, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो ये अब आपकी नई बैलेंस शीट में नहीं शो होंगे। और जो अब पार्टनर्स के न्यू बैलेंसेस है वो अब आपको यहां पर बैलेंस शीट में लिखने हैं। तो नई बैलेंस शीट का अब आप गया टोटल आ गया 8,91,000। एसेट और लाइबिलिटी साइड का दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, तो हमारा तो क्वेश्चन मैच कर गया, कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है। अब इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देख लो। जर्नल एंट्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्या होगी, जैसा कि मैंने कहा था अगर आप डेबिट साइड पे लिख रहे हो तो वो क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। तो यहां पर प्रोविजन फॉर डेट्स और मशीनरी ये दो खर्चे हैं जो कि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर डेबिट होगा, कितने से, कितने का खर्चा डाला आपने, 19,000 का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट 10,000 टू मशीनरी अकाउंट 9,000। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने डेबिट किया, इन दो चीजों की वजह से, इन दो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से, तो आपकी ये एंट्री बनेगी। इसी तरह से आपने जो क्रेडिट साइड पर जो भी एसेट या लाइबिलिटीज में चेंजेस आए उसका आपने लिखा, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। लेकिन जो एसेट आपकी इंक्रीज हुई, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप उसे डेबिट करोगे। प्रीमिसेस डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिटर्स जो लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर वो डिक्रीज हो रही है तो आप उसे डेबिट करोगे तभी तो कम होगी। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करो 15,000 से। तो जो क्रेडिट साइड पे लिख रहे हो वो अकाउंट आपके डेबिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट से पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो उसकी एंट्री भी बनेगी। आप उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 36,000 जिसे आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, उनके लिए फायदा है तो वो अकाउंट क्रेडिट होंगे। तो जब भी जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए दी जाए तो आपको एंड में जो प्रॉफिट या लॉस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा उसकी जर्नल एंट्री भी जरूर से बनानी है। लॉस होगा तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये समझ में आ गया। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, अगर पार्टनर्स बुक वैल्यूज को चेंज ही नहीं करना चाहें, जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन्होंने पहले बैलेंस शीट में दिखाई हुई है उसे ही आगे लेके चलना चाहते हैं, उसे ही आगे नई बैलेंस शीट में भी शो करना चाहते हैं, तो क्या होगा, एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। यहां पर 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 हो गई है। एसेट्स और लाइबिलिटीज के यहां पर लिखा है
कि ये चेंज नहीं करना चाहते। जो बुक वैल्यूज है उसे रिवाइज्ड वैल्यू के साथ चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, इस चेंज से जो भी इंपैक्ट आएगा उसकी एंट्री क्या बनेगी वही आपको बतानी है। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि यहां पर हम एक तरह से मान के चलते हैं इन एसेट्स और लाइबिलिटीज को वाइंड अप कर रहे हैं, और इसको वाइंड अप करते हुए जो भी पैसा मिल रहा है या खर्चना पड़ रहा है उसमें नुकसान फायदा, फाइनली प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो वो फायदा जो भी होना था उसमें जिसको जितना मिलना था, अगर हम आज नहीं दे रहे और कल जाके देंगे तो उसकी रेशो से उस पर इंपैक्ट आने वाला है। तो कैसे करोगे देखो, मान यहां पर दिया आपको मशीनरी, आपको अब यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो करने के लिए कहा ही नहीं है, आपको सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए कहा है। तो आपको देखना है किस एसेट से आपको फायदा होगा और किस लायबिलिटी से आपको नुकसान होगा। तो मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 2,50,000 है, मार्केट वैल्यू 3 लाख है, मतलब इसको बेचते हुए आपको 50,000 रुपीज का प्रॉफिट होने वाला है, ये आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। कंप्यूटर, इसको बेचते हुए आपको 25,000 का नुकसान हो रहा है क्योंकि मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि 90,000 के थे वो 75,000 क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो आपके लिए फायदा है, 15,000 रुपीज का प्रॉफिट है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो आपके इंक्रीज हो गए, पहले से रिवाइज्ड वैल्यू है 25,000, अगर आज आपको पेमेंट करनी होगी तो 25,000 पे करने होंगे, तो ये 10,000 एक्स्ट्रा आपको पे करने होंगे, तो लॉस है। तो अल्टीमेटली इन सबको सेटल करने में आपको ये प्रॉफिट आता है रिवैल्यूएशन का 30,000, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना था ओल्ड रेशो में। अब ये तो हम आज बांट ही नहीं रहे, ये कह रहे हैं ये तो नहीं बांटना। अब ये न्यू रेशो के अकॉर्डिंग आगे चल करके जब भी बटेगा तो उसमें ये सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इम्बैलेंस हो जाएगा। जिसको फायदा आज की डेट में हो रहा है हो सकता है कल उसको नुकसान हो, तो वो नुकसान जिसे होने वाला है हमें उसे कंपनसेट करना होगा। जब हम बुक वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाहते, हम एज इट इज रखना चाहते हैं, तो जिस पार्टनर को नुकसान होने वाला है उसको कंपनसेट किया जाएगा आपस में पार्टनर्स के बीच में, कि हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी होगी। तो वो एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए आपको वही करना होगा जो आप गुडविल के केस में करते हो, मतलब आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी होगी। आपको देखना है कि इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की चेंज की वजह से किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ने वाला है और किसका घटने वाला है। तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से इंक्रीज हो रहा है, माइनस में आ रहा है, गेन हो रहा है, इतनी फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है। बी बी तो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। और सी सी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही आज भी है। तो इन दो पार्टनर्स में इंपैक्ट आ रहा है, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके किसको मिलने वाला है, ए को मिलने वाला है। तो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो बी का ए को मिलने वाला है, तो ए इसे कंपनसेट करेगा। वो कह रहा है कि आज की डेट में अगर ये प्रॉफिट बटेगा तो मुझे जो मिलने वाला है वो आगे चल करके घट जाएगा, मुझे तो कंपनसेट करो। तो इसको कंपनसेट किया जाएगा, कैसे करोगे, जैसे आपने गुडविल की वैल्यू लगाई थी, तो गुडविल की वैल्यू में क्या फाइंड किया था, यहां पर देखो ए को फायदा कितना होना है, प्रॉफिट हमारा रिवैल्यूएशन का 30,000 है, जैसे आपकी गुडविल की वैल्यू थी 48,000, उसी तरह से यहां पर देखो रिवैल्यूएशन की वैल्यू, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 30,000, उसमें इसको कितनी फ्रैक्शन का नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है वही आपको देखना है, उसकी वैल्यू उस हिसाब से निकालनी है। ये 1 kg की वैल्यू है, ये वो ग्राम्स है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो 30,000 में 1/10 फ्रैक्शन का इसको फायदा हो रहा है, तो 1/10 फ्रैक्शन का फायदा कितना अमाउंट का बनेगा, 3,000, जो कि इसे बी को देना है। बी को मिलेंगे 3,000 रुपीज, क्योंकि इतना ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहां पर भी वही एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, उसके अकाउंट से पैसा निकाला जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ये पैसा दिया जाएगा। तो बैलेंस शीट में अब आप नई रिवाइज्ड वैल्यूज नहीं दिखाओगे,
आपकी जो पहले वैल्यूज चल रही थी वही आपकी नई बैलेंस शीट में भी यही वैल्यूज रहेंगी। आपस में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के अकाउंट में चेंजेस आएंगे, उनके ही अकाउंट के बैलेंसेस में आप चेंज दिखाओगे कि इतना इससे लेकर के हमने इसको दे दिया। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को चेंज नहीं किया, सिर्फ पार्टनर्स में एडजस्टमेंट एंट्री पास की। तो जब भी ऐसा कहा जाए, जब भी ये हो कि बुक्स में हम चेंजेस नहीं चाहते, तो सिंपल सी बात है, आपको उस खर्चे या नुकसान को पार्टनर्स के बीच में ही एडजस्ट करना है। और एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, रिवीजन चालू रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसी तरह से अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन प्रेस मत करना भूलना, और शेयर तो अपने फ्रेंड्स में जरूर से कर देना। गुड बाय एंड टेक केयर।